नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत हमारे इस प्रोग्राम में। व्याख्यान का जो हमारा शीर्षक है, ये जो सीरीज हमने मूक्स की एक्वाकल्चर कोर्स पर हमने चलाई है, और इसमें इससे पहले जो हमने व्याख्यान किया था उसमें मछली फार्म का रखरखाव और त्रैमासिक कार्य प्रणाली के बारे में हमने पूरा अध्ययन किया था। आज के व्याख्यान में हम जिक्र करेंगे इनोवेशंस इन एक्वाकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी। इनका क्या उपयोग है, क्या भूमिका है जल कृषि में, इस व्याख्यान में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर श्याम सिंह कुंजवाल, जंतु विज्ञान विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी से आप सभी का स्वागत करता हूं इस व्याख्यान में, जिसमें हम जितने भी हमने व्याख्यान में स्टार्टिंग से जो लेक्चर हमारे थे उसमें जहाँ से हमने तालाब के एक निर्माण से शुरू किया था कि किस तरीके से फिश पॉन्ड का निर्माण किया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, और किस तरीके से पैरामीटर्स को हमें ध्यान में रखना है, और अपने फिश पॉन्ड कल्चर में हम किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखेंगे। इसके साथ में कुछ फीडिंग टेक्नोलॉजी है, फीड के हमने टेक्नोलॉजी के बारे में भी जिक्र किया था। कुछ आरएएस टेक्नोलॉजी के कुछ व्याख्यान थे जिनमें हमने आरएएस टेक्नोलॉजी के बारे में, और जो इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉफिक एक्वाकल्चर सिस्टम आईएमटीए के बारे में हमने व्याख्यान किया था। ये सारी चीज़ें जो हमारी जो इनोवेटिव जो टेक्निक्स हैं एक्वाकल्चर के लिए, जलीय कृषि में, ये सारे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आरएएस टेक्नोलॉजी के बारे में हमने बताया था कि जिसमें किस तरीके से जो है कम पानी होने के बावजूद भी, अगर हमारे पास बहुत सुविधाजनक रूप से लगातार पानी की व्यवस्था नहीं है या पानी कम है जिन जगहों पर, और हम किस तरीके से जो है कम पानी में भी एक्वाकल्चर को डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से जो है अमोनिया से लेकर के और बाकी की जो पैरामीटर्स हैं, या फिर पानी अगर हमारा गंदा भी हो गया उसको किस तरीके से हम दोबारा से उसी सिस्टम में उसका उपयोग कर सकते हैं, कैसे रिसर्कुलेट वो वाटर हो सकता है, इस टेक्नोलॉजी की हमने जिक्र कर रहे थे। वे एक महत्वपूर्ण पार्ट है जैव प्रौद्योगिकी का। साथ में नैनो प्रौद्योगिकी के बारे में भी हम इस व्याख्यान में विस्तार से बातें करेंगे कि किस प्रकार से पूरे एक्वाकल्चर में इसका उपयोग होता है, कैसे फिश फार्म में इसको अप्लाई किया जाता है, किया जा रहा है, और भी कुछ नई टेक्नोलॉजीज हैं, कई चीज़ें इसमें खोज की जा रही है अभी लगातार कि किस तरीके से हम इसको और बेहतर बना सकते हैं। और अभी हम पिछले जो अध्याय में चर्चा कर रहे थे उसमें हमने मछली फार्म की रख रखाव, मेंटेनेंस उसका कैसे किया जाता है, त्रैमासिक कार्य प्रणाली क्या है, जो क्वार्टरली वर्क सिस्टम है, हमने उसके बारे में जिक्र किया था। जहाँ पर हमने जो क्वार्टर वर्क सिस्टम हमने जो बताया था, जो क्वार्टरली सिस्टम को हमने बताया था, उसमें हमने हर तिमाही, अगर हम पूरे वर्ष भर को, जो 12 महीने हमारे होते हैं सिस्टम, एनुअल सिस्टम में, तो उन 12 महीनों को हमने क्वार्टरली किस तरीके से डिवाइड किया था, और क्वार्टरली उनमें हमने जो अपना शेड्यूल रखा हुआ था कि कार्य करने का, कि हमने पहले 3 महीने में कौन सा कार्य करना है, अगले 3 महीनों में हमने कौन सा कार्य करना है, तो इसी तरीके से हम अंतिम जो पड़ाव में जाएंगे वहाँ पर हमें कौन सा कार्य करना है। जैसे हमने बताया था कि जो लास्ट का पड़ाव होता है वहाँ पर जो हमने जो खेती कर रखी है तो वो कल्टिवेशन वाला कार्य हो जाएगा। उसमें जो है साफ़ सफाई का कार्य होता है, पूरे मछली फार्म को साफ़ सफाई की जाती है, तालाब की साफ़ सफाई की जाती है, ताकि जब हमने क्वार्टरली वर्क सिस्टम स्टार्ट किया था, उसके बाद जब हम अगला सिस्टम तैयार करेंगे, तो जब अगला हमारा सिस्टम, जहाँ से क्वार्टरली सिस्टम नया शुरू होगा, वहाँ से हमें जो है किस तरीके से फ्राई फिंगरलिंग्स को अपने तालाब में रखना है, तब अब हम एक नए सिरे से शुरू हो जाते हैं। तो हमारा 1 साल का जो पूरा चार्ट है वो वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम त्रैमासिक कार्य प्रणाली के बारे में। इसमें हमने पिछले व्याख्यान में बहुत गहन अध्ययन किया था और बहुत बेहतर तरीके से कोशिश की थी कि सभी विद्यार्थियों को जो त्रैमासिक कार्य प्रणाली है, और फार्मर्स तक को भी, इवन फार्मर्स तक को भी और श्रोताओं को भी वो चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो इस व्याख्यान में हम कुछ और इनोवेटिव जो वर्क चल रहे हैं एक्वाकल्चर में, और बायोटेक्नोलॉजी का उसमें क्या योगदान है, उसको और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं।
तो जल कृषि में जो नवाचार है, जो जैव प्रौद्योगिकी है और जो नैनो प्रौद्योगिकी है, साथ में जो आनुवंशिक और इंजीनियरिंग में जो प्रगति हो रही है, उसको हम विस्तार से इसमें जानते हैं। तो जल कृषि में जो जैव प्रौद्योगिकी है और जो नैनो प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से जो आनुवंशिक, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत उल्लेखनीय प्रगति भी हुई है। और इन तकनीकों का जो उपयोग है वो मछली के, पहली बात तो जो विकास की बात करते हैं और उसके स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, ब्रीडिंग की हम बात करते हैं, प्रजनन की हम बात करते हैं, तो उनको बहुत और बेहतर बनाने के लिए जो है उसमें बायोटेक्नोलॉजी का, जैव प्रौद्योगिकी का और नैनो टेक्नोलॉजी जो नैनो प्रौद्योगिकी का है, उनका जो इस्तेमाल किया जाता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो उनका इस्तेमाल किया जा रहा है उससे और बेहतर बनाया जा रहा है। उससे क्या होगा कि जो जलीय कृषि है, उस जलीय कृषि में जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है और जो हमारी सस्टेनेबिलिटी है, जो स्थिरता है, वो भी बढ़ रही है। तो दोनों चीज़ें हमारी प्रोडक्शन यानी कि उत्पादकता और स्थिरता, ये दोनों चीज़ों में विकास रहता है और दोनों चीज़ें जो है हमारी बढ़ रही हैं। तो ये एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से जलीय कृषि में हमारी उत्पादकता और स्थिरता, ये दोनों चीज़ों में हमारी ग्रोथ भी हो रही है। जो जल कृषि की अगर हम पारंपरिक सीमाओं की बात करते हैं, जैसे कि पारंपरिक रूप से प्रणाली जो चलती थी, खेती जो मछली की होती थी, तो पारंपरिक जल कृषि जो प्रणालियां हैं उनमें जो उत्पादन होता था वो थोड़ा सा सीमित दायरे में था, रोग प्रवण और जो पर्यावरणीय जो दबावों के प्रति जो है वो संवेदनशील रही है। तो यही कारण है कि जो जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी जैसी जो आधुनिक विधाएं हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में एक क्रांति लाई है, क्योंकि इन्हीं के प्रयोग से जो है हम जैसे पर्यावरण से भी और उसके प्रति भी सजग हैं और प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ जाता है, ब्रीडिंग में काफ़ी इफेक्टेड है, जैसा कि मैंने अभी बताया। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नई नई जो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने RAS टेक्नोलॉजी का, इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉफिक एक्वाकल्चर सिस्टम की हमने बात करी। तो ये बेहतरीन जो हमारा एक एक्वाकल्चर है उसको बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से उसमें काम करता है, जिससे एक उस क्षेत्र में पूरा एक रिवोल्यूशन का काम बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी भी साथ में दिया है। तो जो जैव प्रौद्योगिकी की सामान्य अगर हम परिभाषा से चलते हैं बहुत बेसिक लेवल से, तो जैव प्रौद्योगिकी जो है किसी भी जीवों में या उनके जो जैविक तंत्र का जो प्रयोग करके जो उत्पाद या जो प्रक्रियाएं जो विकसित करने की जो एक तकनीक है, उसको हम जैव प्रौद्योगिकी बोल सकते हैं। और जल कृषि में जो इसका उपयोग है, जैसे कि तेज़ी से वृद्धि करने जो ग्रोथ होने वाली जो मछलियाँ हैं या प्रजातियाँ हैं, इस तरीके से उनको विकसित हम करते हैं, क्योंकि उनमें जितनी जल्दी ग्रोथ होगी उतना हमारा प्रोडक्शंस का हमारा जो रेट है वो बढ़ेगा। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो रोगों से प्रतिरोधी बीज तैयार करने की, क्योंकि बिल्कुल जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जब हमने सीड सिलेक्शन की जब हम बात कर रहे थे इससे पूर्व में जो व्याख्यान हमने दिया था, जिसमें किस प्रकार से जो मछली का बीज है उसका हम सिलेक्शन करते हैं, उसका चयन कैसे करते हैं, तब ये महत्वपूर्ण बात हमने वहाँ पर भी बताई कि हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए और ऐसे बीज का चयन करना होता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी हो। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी की जो हम बात कर रहे थे, ये उन्हीं के प्रयोग से ये चीज़ें तैयार भी हो पाती हैं। और इसके अतिरिक्त जो जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जो काम किया जाता है, जो वाटर क्वालिटी के पैरामीटर्स की हम बात करते हैं, जैसे कि हमने RAS टेक्नोलॉजी की बात करी, जिसमें रिसर्कुलेटेड जो एक्वाकल्चर सिस्टम है वो भी जो हमारा जो गंदा पानी है, या फिर हम यूँ कहें कि जो पानी में जो वाटर की जो पैरामीटर्स हैं, यदि उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं भी हो रहा है या फिर ख़राब भी हो रहे हैं, तो उसको भी किस तरीके से क्लियर किया जाता है और दोबारा से उस पानी को सिस्टम में उसका उपयोग किया जाता है, तो वो जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किया जाता है। तो ये एक बायोटेक्नोलॉजी का एक और महत्वपूर्ण उपयोग है कि जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भी जो है इसका उपयोग किया जाता है।
जैव प्रौद्योगिकी की थोड़ा सा शाखाएं जो इनकी हैं उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। जैसे एक आपका रेड, जो लाल जैव प्रौद्योगिकी के नाम से हम जानते हैं, जिसको रेड बायोटेक्नोलॉजी हम कहते हैं, जो एक रोग नियंत्रण का कार्य करती है। और साथ में जो ब्लू जो बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, जो एक ब्लू रिवोल्यूशन से रिलेटेड भी कार्य करती है, जिसमें समुद्री और जितने भी जलीय जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की उनकी हम जैव प्रणाली की बात करें, एक बायोटिक सिस्टम की बात करते हैं, तो वो पूरा एक नीली जैव प्रौद्योगिकी के रूप में होता है। साथ में एक वाइट जो बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करें, वो सफ़ेद जैव प्रौद्योगिकी होता है, जिसमें पूरा इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशन से हैं, जो औद्योगिक अनुप्रयोगों की हम बात करते हैं, वो सफ़ेद जैव प्रौद्योगिकी के बारे में हम जिक्र कर रहे होते हैं। तो कुछ शाखाएं जो बायोटेक्नोलॉजी के हैं, जैसे रेड बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करें जिसमें रोग नियंत्रण की जिक्र हम कर रहे हैं। नीली जो जैव प्रौद्योगिकी है जिसमें हम समुद्री और जो जलीय जैव प्रणाली होती है। कुछ सफ़ेद जैव प्रौद्योगिकी है जिसमें औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो ये कुछ शाखाएं हैं जैव प्रौद्योगिकी। साथ में अब हम आनुवंशिक इंजीनियरिंग के सिद्धांत और इसकी क्या क्या तकनीकें हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे विस्तार से। चूँकि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसके थ्योरी और उसके टेक्निक्स का थोड़ा सा हमें ज्ञान होना भी ज़रूरी है, ताकि हम विस्तार से इसको चर्चा में भी रख सकते हैं। अपने जो फार्मर्स हैं हम उनको भी समझा सकते हैं कि क्या क्या नए नए टेक्निक्स हमारे पास इसमें उपलब्ध हैं। तो जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग है, अगर हम उसको थोड़ा सा परिभाषित करें तो किसी भी अगर जीव में किसी भी ऑर्गेनिजम्स में अगर बात करते हैं तो उसके डीएनए में जो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड की हम बात करते हैं, उसको जो बदलने की प्रक्रिया है, तो जिससे हम उसकी जो विशेषताओं को नियंत्रित करके या फिर संशोधित भी कर सकते हैं, कंट्रोल में भी कर सकते हैं और उनमें इम्प्रूवमेंट की भी कर सकते हैं। तो ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं। तो इसमें कुछ तकनीकें हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। जैसे एक सबसे महत्वपूर्ण होती है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और एक क्रिस्पर Cas9 जो टेक्निक होती है CRISPR-Cas9 टेक्निक्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, और जीन साइलेंसिंग और जीन इंटरफ्रेंस जो RNAs की हम बात करते हैं, वो जीन साइलेंसिंग की, और ट्रांसजेनेसिस की बात करते हैं, एक प्रजाति का जो जीन है वो दूसरी प्रजाति में स्थापित करना, इसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये सारी चीज़ें जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग है, जो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं आज की तारीख में, जहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि हमें ऐसी वैरायटी का इस्तेमाल करना है जिनमें ग्रोथ बहुत जल्दी हो सकती है, हमें ऐसी स्पेसीज का सिलेक्शन करना है जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके अनुकूल हो। तो ये सारी चीज़ें हम ये ट्रांसजेनेसिस की या जीन साइलेंसिंग की, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सारी जितनी भी प्रयोग में आने वाली जो टेक्नोलॉजी हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। साथ में अब हम बात करते हैं जो जल कृषि में जो आनुवंशिक रूप से जो परिवर्तित जो जीव हैं उनकी। कुछ ट्रांसजेनिक फिशेज होती हैं जो तेज़ी से बढ़ने वाली, जो अटलांटिक सालमन की अगर हम बात करते हैं तो वो ट्रांसजेनिक फिशेज हैं जो तेज़ी से बढ़ने वाली जो स्पीशीज। सम स्टेराइल फिशेज की हम बात करते हैं, स्टेराइल जो मछलियाँ होती हैं वो पर्यावरण असंतुलन को रोकने के लिए वो कार्य करती है। जो पर्यावरण का बैलेंस जहाँ पर ख़राब होता है या बिगड़ जाता है तो उसके लिए फिशेज। और कुछ डिजीज रेजिस्टेंट कार्प की हम बात करते हैं, तिलापिया की हम बात करते हैं। ये कुछ उन्नत और स्वास्थ्य के दायरे से अगर देखते हैं तो उसमें ये स्पीशीज हमारी होती हैं। तो जीनोमिक्स और फिश ब्रीडिंग इसकी हम बात करते हैं कि इसमें फिश ब्रीडिंग में और जीनोमिक्स में, जिसमें जो चयनित जो जीन है उसकी हम आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान करेंगे। साथ में जो मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन होगा, MAS मास मेथोडोलॉजी, एंड देन होल जीनोम सीक्वेंसिंग द्वारा प्रजनन में सुधार। ये जीनोमिक्स और फिश ब्रीडिंग की। एंड बायोटेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने उसको परिभाषित भी किया कि किस प्रकार से हम उसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे आनुवंशिक रूप से अगर संशोधित मछली की बात करते हैं, विस्तार पूर्वक अब इसमें हम जा रहे हैं, जिसमें हमने ट्रांसजेनिक जो मछली उसका जो उत्पादन बताया था, और जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से किया जा रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे एक्वा एडवांटेज जो सालमन की हमने बात करी, जो अटलांटिक सालमन का एक आनुवंशिक रूप से संशोधित भाग भी है, वो इस
में है। और दूसरा जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से जो मछली के जीन को संशोधित करके उन्हें किस प्रकार से तेज़ी से विकसित किया जा सकता है, रोगों के प्रति कैसे अधिक प्रतिरोधक बनाया जा सकता है, या फिर बेहतर गुणवत्ता वाले बनाने की जो क्षमता है उसके लिए भी तैयार किया जाता है। मछली की अगर हम प्रजनन की बात करते हैं, उसके निगरानी की बात करते हैं, तो जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी का जो उपयोग होता है वो उसकी जो ब्रीडिंग जो साइकिल होती है, जो प्रजनन का जो चक्र होता है, और साथ में जो उसके डिटर्मिनेशंस ऑफ द सेक्स, जो लिंग को नियंत्रित करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए, उन दोनों कार्यों के लिए जो है प्रजनन चक्र और लिंग नियंत्रण के लिए जो है जैव प्रौद्योगिकी का हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होगा कि जो अधिक वांछित जो कैरेक्टर्स वाले हमें जो स्पेसीज चाहिए उनका हम स्टॉक करके उनका उत्पादन भी हो सकता है। तो ये एक जो ब्रीडिंग निगरानी जिसको बोलते हैं वो इसके अंतर्गत है। दूसरी चीज़ है जो रोगों के प्रति प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है। दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक तो ब्रीडिंग के लिए और दूसरा रोग प्रतिरोधक के लिए। तो दूसरा महत्वपूर्ण है जो रोगों के प्रति प्रतिरोध में वृद्धि करना, यानी कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो मछलियों में जो रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधक उनको बनाया जा सकता है, जो जल कृषि में एक सबसे महत्वपूर्ण चुनौती भी होती है। तो जिससे हमें एक सही स्पेसीज का सिलेक्शन भी मिले और हमारा जो प्रोडक्शंस का रेट है, एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर को हम उसमें डेवलप कर सकते हैं। माध्यमों में कुछ अनुकूलन, जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी का जो उपयोग है वो मछलियों को विभिन्न जल पर आधारित जो वातावरण में वो अनुकूल करने में मदद करता है, जैसे कि उच्च तापमान या फिर सलाइन वाटर, नमकीन पानी की हम बात करते हैं, हाई टेम्परेचर की हम बात करते हैं, तो उसके प्रति भी अनुकूल कैसे बनाया जा सकता है, ये जैव प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण उसमें उपयोग है। आनुवंशिक विविधता का संरक्षण करना, जैसे कि आनुवंशिक मार्करों का हमने अभी पिछले स्लाइड में मार्कर की बात करी, मास की हमने बात करी, MAS की। तो आनुवंशिक मार्करों का उपयोग करके जो प्राकृतिक स्टॉक की जो आनुवंशिक विविधता की निगरानी और उसका संरक्षण भी किया जा सकता है। साथ में क्रायो प्रिजर्वेशन, जो प्रजनन कोशिकाओं को जितने भी आपका रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उनको क्रायो प्रिजर्वेशन द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है उस टेम्परेचर में, जिससे आर्थिक रूप से या महत्वपूर्ण या जो लुप्त प्राय जो प्रजातियों को उनको हम बचा भी सकते हैं। तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन भी बायोटेक्नोलॉजी की ही टेक्निक है। इस माध्यम से हम जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे उनको क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड से एक सुरक्षित प्लेस पर और उस टेम्परेचर में मेंटेन कर सकते हैं। आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा अगर मछलियों को रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाने के हैं तो उसके क्या क्या हमें फ़ायदे हैं, अभी हम उसका जिक्र कर रहे थे, उसकी बातचीत कर रहे थे कि कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हम जो इम्यूनिटी है, उसकी जो रोग प्रतिरोधकता है, उसको बनाने के हमें क्या फ़ायदे हैं। जैसे पहला फ़ायदा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा अगर मछलियों को विशेष बीमारी के प्रति प्रतिरोधी बनाया जा सकता है, जिससे उनको उस रोग में लिप्त होने की में जो क्षमता है वो नहीं रह पाती है, जिससे कि वो बीमार नहीं पड़ते हैं। तो उसको क्या किया जाता है कि विशेष प्रकार की, या जैसे फंगल डिजीज़ के प्रति कर दिया, वायरल के प्रति कर दिया, या फिर अन्य प्रकार के जो रोग होते हैं उनके प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करानी है। तो ये सबसे बड़ा उसका फ़ायदा है कि हमें जो मछली है उसको उस प्रकार की फिर बीमारी से नहीं लग सकता है, वो बीमारी उसको नहीं लगेगी। तो बीमारी नहीं लगेगी तो हमारे जो फिशेज हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। कुछ एंटीबायोटिक दवाओं का जो उपयोग है वो भी कम हो जाता है। जैसे अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो इसके द्वारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से लेकर के एंटीबायोटिक दवाइयों का जो उपयोग है वो भी कम हो सकता है, जो पर्यावरण के लिए भी जो उस तरीके से हानिकारक हो सकता है। तो साथ में जो जलीय कृषि के अगर विकास की बात करें, जिसमें जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से रोग प्रतिरोधक मछली का उत्पादन जलीय कृषि के विकास में उतनी ही मदद भी करता है, जो कि अगर हम खाद्य सुरक्षा के दृष्टि से देखें उसके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में जो इन्वायरमेंट के सिस्टम में अगर हम बात करें पूरे पर्यावरण के लिए, उसके लिए सुरक्षित भी रहता है,
क्योंकि रोग प्रतिरोधक जो फिशेज होंगी, जो मछलियाँ होंगी, उनके उत्पादन से जो एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन हैं उनका उपयोग भी कम होने से वो भी कम रहेगा, और साथ में जो पर्यावरण और जो खाद्य सुरक्षा है उस पर भी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी उस लेवल से कम हो जाता है। तो पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत सुरक्षित है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, यानी कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग के, जिनके द्वारा हम किस तरह से हमें मछली का उत्पादन करना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी कैसे रखनी है, उसको हम विशेष तौर पर उस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। ये खास फ़ायदा है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।